आजकल रूस बहुत खबर में है। ये माना जाता है कि रूस चेस के गेम में, शतरंज के गेम में भी बहुत आगे रहता है। उसके खिलाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल, सबसे बेस्ट प्लेयर्स माने जाते हैं चेस में। रूस इज ऑल्सो नोन फॉर अनदर गेम। एक और गेम है जिसके लिए रूस बहुत जाना जाता है, एंड दैट इज रशियन रूलेट। Hello, welcome to Four Fingers Formula, episode 46. आज लड़ाई को, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को महीने से ज़्यादा हो गया है। समझा जाता है कि शायद युद्ध रुक जाए। ऐसे हालात में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, रूस is famous, is well known about playing chess. उसके खिलाड़ी दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में माने जाते हैं, the chess players of Russia. और हम सब जानते हैं, मानते हैं कि चेस का गेम बड़ी बुद्धिमानी का, मस्तिष्क, ब्रेन यूज करने का गेम है। बहुत सोच समझ कर, नाप तोल कर चाल चली जाती हैं और आगे क्या होने वाला है, एक कदम के बाद दूसरा कदम, तीसरा, चौथा कदम, उसके आगे तक का सोच करके एक मूव किया जाता है, अपना मोहरा चला जाता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग who are considered to be extremely rich in brain power, वो चेस खेलते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में दूसरी बात कही, रशिया इज ऑल्सो नोन फॉर अनदर गेम, and that is Russian roulette. Russian roulette गेम बहुत ही खतरनाक गेम होता है। एक पिस्तौल में, रिवॉल्वर में एक गोली डाली जाती है, फिर उसकी चरखी को घुमा दिया जाता है। उसके बाकी के जो चेम्बर्स हैं वो खाली होते हैं, एक चेम्बर में गोली होती है, और उसको घुमाकर जो ट्रिगर है उसको पीछे खींचा जाता है, और फिर जिसका टर्न आता है वो खिलाड़ी उस रिवॉल्वर को अपने टेम्पल पर, यहाँ सर के साइड में यहाँ लगाता है और गोली चलाता है। अगर वो लकी है तो खाली चेम्बर होगा और वो बच जाएगा। फिर दूसरे का टर्न आएगा, दूसरे खिलाड़ी का, वो भी यही करेगा, शायद वो भी बच जाए। तीसरे का टर्न आएगा, हो सकता है वो भी बच जाए, खाली चेम्बर हो वो भी। चौथा आएगा, धड़ाम से शायद गोली चल जाए और वो खत्म, खून की एक पूरी बौछार सी होगी और वो लुढ़क जाएगा। दी एंड। रियली डेंजरस गेम। और ऐसा ही डेंजरस गेम इस युद्ध में, बहुत ही नृशंस युद्ध में रूस ने खेला। पर शायद रूस को यह अंदाज नहीं था कि जिसके साथ उसने ये गेम खेला, ये वॉर की, धोखा देकर की, ये कहने के बावजूद वॉर की कि मैं वॉर नहीं करने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी फौजें वहाँ लगा रहा हूँ, और अटैक कर दिया पुतिन साहब ने। पर यह शायद उन्हें अंदाज नहीं था कि यूक्रेन का राष्ट्रपति, यूक्रेन के नागरिक कुछ और ही मिट्टी के बने हैं। वो भी जूझ गए, लड़ते रहे, मार खाते रहे, मिटते रहे। 7-8 मिलियन लोगों को शरणार्थी बनकर बगल के देशों में शरण लेनी पड़ी, औरतों को और बच्चों को और बहुत बूढ़ों को। बाकी सब वहीं रहे, लड़ते रहे, और उन्हें मारते भी गए रूसियों को। बहुत बड़ी तादाद में रूसी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, बहुत उनके हथियार नष्ट कर दिए, टैंक्स नष्ट कर दिए, उनके हेलीकॉप्टर्स नष्ट कर दिए।
जहाज भी गिराए, उनके कई जनरल मारे गए, पर घुटने नहीं टेके। ए प्राउड नेशन fought proudly with grit। पर अब लगता है लड़ाई, युद्ध रुकने को है, बहुत ज्यादा नुकसान के बाद रुकने को है। अमेरिका की पहल में और नाटो देशों के सहयोग से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, उसके व्यापार को बहुत क्षति पहुंची है। रूस को बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़े स्केल पर हुआ है और यूं भी उसकी हस्ती मिटने को है, ऐसा लगता है। इसलिए ये जो लड़ाई रुक रही है, अगर रुक रही है तो ये एक तरह से रूस के लिए ज़रूरी भी थी। बहुत मुश्किल हो जाती वरना रूस के लिए। इस स्थिति में हमें यही याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि रूस के राष्ट्रपति साहब पुतिन साहब अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती मान बैठे थे और उन्होंने अपने आप को करीब बहुत लंबे अरसे के लिए प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया था। जो पहले की जो अवधि होती थी उसको मिटाकर लंबी अवधि तक 15-20 साल तक के लिए शायद अपने आप को मुकर्रर कर दिया था, कंफर्म कर लिया था एज प्रेसिडेंट। और यही चीन, उसके शासक शी साहब ने भी किया था। टोटलिटेरियन स्टेट्स जो होती हैं उनमें ये होता है, जहां ऑलमोस्ट लाइक डिक्टेटर, द रूलर्स बिहेव लाइक डिक्टेटर्स एंड दे डू बिकम डिक्टेटर्स। अब इधर आते हैं, घर आते हैं, भारत में आते हैं। हमारे यहाँ पिछले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई कुछ, जिनके बारे में मैंने वीडियोस भी किए, 4 फिंगर्स फार्मूला के। एक वीडियो था एक फिल्म के बारे में, कश्मीर फाइल्स, जो बहुत ही चर्चा में रही, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस की उसने। समझा जाता है 250 करोड़, 250 करोड़ तो शायद क्रॉस कर गई। लेकिन चर्चा में क्यों रही? वाई डिड कश्मीर फाइल्स बिकम so much in the न्यूज? विवादास्पद हो गई। कुछ लोग बहुत तारीफ करने लगे और कुछ लोग या तो चुप्पी साध गए या बोले ही नहीं या क्रिटिसाइज किया। क्यों? इसलिए कि एक ऐसा मुद्दा उठाया गया कश्मीरी पंडितों का जो कि बिल्कुल विवादास्पद था। 1990 में कश्मीर पंडित भगाए गए थे वैली से और वो शरणार्थी बन गए थे। लेकिन इसका जो ब्लेम डाला गया इस फिल्म में वो बिल्कुल झूठा है। वो कांग्रेस पार्टी पर डाला गया, जबकि उस वक्त गवर्नमेंट थी, मिस्टर वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जिसको पीछे से बैकिंग मिल रही थी, दी जा रही थी बीजेपी से। और बीजेपी के इंसिस्ट करने पर कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, उसको गिरा दिया गया था और गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। डायरेक्ट शासन था गवर्नर का। सो इन ए वे द सेंट्रल गवर्नमेंट was ruling in Kashmir, and central government, as I said, was the government of VP Singh साहब, जनता दल की गवर्नमेंट थी, supported by the BJP and the Communist parties। क्यों विवादास्पद, क्यों कंट्रोवर्शियल रही कश्मीर फाइल्स? वो इसलिए कि एक बहुत ही बड़े स्केल पे ग्रेट्यूशियस वायलेंस दिखाई गई है फिल्म में। मैंने नहीं देखी है, दिस इज व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड। एंड गलत ब्लेम डाले गए हैं। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज की गई है जिससे कि हिंदू और मुसलमान के बीच खाई और भी फैल जाए, गहरी हो जाए। मुसलमानों को पूरी तरह से विलन बताने की कोशिश की गई है, जबकि हकीकत ये थी, जो कि मैं अपनी वीडियो में दिखा चुका हूं, कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को भी भगाया गया था और मुसलमानों की भी हत्याएं हुई थी। उसके वीडियोस भी थे, मेरे वीडियोस में क्लिपिंग्स थी दूसरे वीडियोस की। एक आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा इस बारे में। दिस आर्टिकल इज एंटाइटल्ड ए नैरेटिव दैट डिवाइड्स। दिस इज द आर्टिकल बाय मोहित भान, who is a Kashmiri Pandit, and he says here, I am a Kashmiri Pandit and I am writing it with complete knowledge.
It says, reconciliation, not revenge, is the way forward in Kashmir. Films like the Kashmir Files ignore that path, facilitate polarizing politics. इस आर्टिकल में 3 इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, उनमें से 2 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक, इसने कहा है कि फॉर मी देर आर 3 टेकअवेज फ्रॉम द फिल्म। द फर्स्ट इज द टारगेटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक JNU। JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, तो इस फिल्म में उनके ऊपर बहुत अटैक किया गया है। इसका महत्व क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा बताया गया, द सेकंड इज द परपेचुएशन ऑफ एन अनएंडिंग साइकिल ऑफ हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स। अब दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। बीरभूम इज इन वेस्ट बंगाल। वहाँ पर एक TMC का वर्कर था, उसकी हत्या हो गई और उसके जवाब में समझा जाता है कि किसी घर में 7-8 लोगों को जिंदा जला दिया गया और इसको लेकर बहुत शोर मचा। सब तरफ से आवाज़ें करने की कोशिश की गई कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल बेकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकती। सबसे पहले तो मिस्टर धनकर जो कि गवर्नर है वहाँ पर, उन्होंने बोला, वो तो हमेशा ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अटैक ममता बनर्जीज गवर्नमेंट, दैट शी इज़ यूजलेस, शी कांट गवर्न, शी शुड बी सैक्ड। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट है उसने वो मामला CBI को सौंपा कि इस पर कार्रवाई की जाए और उन्हें रिपोर्ट दी जाए। और सब तरफ से शोर मचना शुरू हो गया कि ये मुसलमानों ने किया है और ममता इज यूजलेस, उसको सैक कर देना चाहिए। एक आर्टिकल निकला इस संदर्भ में, अमेरिका में निकला वो आर्टिकल। द आर्टिकल इज वेरी रेलेवेंट इन दिस मैटर। आर्टिकल लिखा एक जेनेट लेवी नाम की महिला ने। आर्टिकल का टाइटल है मुस्लिम टेक ओवर ऑफ वेस्ट बंगाल। आर्टिकल का जो मेन थ्रस्ट है वो ये है कि वेस्ट बंगाल में एक मुस्लिम कंट्री बनने के आसार हैं, एक अनदर पाकिस्तान बनने के पूरे चांसेस हैं। और ऐसे और एक दो आर्टिकल लिखने के लिए की बातें आने लगी और लिखे भी जाने लगे। एक हवा बनी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज यूजलेस और अगर उसे सैक नहीं किया गया तो एक दूसरा पाकिस्तान बन सकता है। ये जो बातें हैं इनका महत्व क्या है ये सोचना बड़ा जरूरी है। अभी जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी विजयी रही है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है वो 2024 में होने वाला है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। उसको भी जीतना मोदी जी के लिए बहुत आवश्यक है। और बीजेपी का जो सबसे डिपेंडेबल जो उनका एक साधन है वो है डिविजन। हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई, हिंदुओं के बीच में भी खाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक वर्ग हिंदुओं का ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं करता, जो कि लिबरल्स हैं, सेक्युलरिस्ट हैं, और वो हैं जिनका जो एक तरह से प्रतीक है JNU है। वो उनको ये लोग लिप्टार्ड्स कहते हैं और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उन्हें रन डाउन करते हैं। तो एक तरह से जो लोग हमारी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के जो क्रिटिक्स हैं उनको JNU से जोड़ा जाता है और JNU को लगातार बदनाम इसलिए किया जाता है ताकि एक छवि खराब हो सके ऐसे लोगों के बारे में जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी तरफ ये आर्टिकल जैसे अमेरिका में निकला जेनेट लेवी का, मुस्लिम टेक ओवर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब आर्टिकल ये लिखवाए हुए आर्टिकल होते हैं जिससे कि हवा बननी शुरू हो जाए कि बहुत ख़तरा है और जल्दी से अगर सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का राज नहीं हुआ थ्रू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, खूनो खच्चर हो जाएगा, एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। इससे हासिल क्या होगा? बहुत सिंपल है। अगर ममता की गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको इस तरह से बर्खास्त किया जा सके
और डायरेक्ट गवर्नर के थ्रू रूल हो जाए, धनखड़ साहब के थ्रू, जिसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, तो 2024 के इलेक्शन के वक्त तक पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। इसलिए जो इलेक्शन होगा उसमें एक बहुत बड़ा फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को हो सकता है थ्रू द गवर्नर हु इज कंप्लीटली ए सबसर्विएंट पर्सन। तो पूरी नजर 2024 के इलेक्शन पर। बात यहीं नहीं रुकती, ऐसी हवाएं भी चली कि मोदी जी जितने अच्छे हैं, ये उस वर्ग की तरफ से जो मोदी जी को बहुत लाइक करता है, जिन्हें एक तरह से भक्त लोग भी कहा जाता है, कि मोदी जी इतने अच्छे शासक हैं, हर बार जीतते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है बार बार इलेक्शन करने की? क्यों नहीं उन्हें एक लंबे काल तक, मे भी जब तक वो जीवित हैं तब तक शासन करने दिया जाए? क्या ज़रूरत है इस तरह से पैसा खर्च करने की बार बार? उससे पहले की जो कड़ी है उस पर तो खैर एवरी अदर डे बोला जाता है, और मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि सारे इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए, स्टेट इलेक्शंस अलग नहीं होने चाहिए, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है, क्योंकि बार बार फिर उनका जो कार्यकाल है उसके ऊपर बार बार जजमेंट की स्थिति आ जाती है। तो उससे भी आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये कहती रही है कि मोदी जी को उनके जीवन काल तक के लिए क्यों नहीं मुकर्रर कर दिया जाता, इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। कहीं और की आवाज सुनाई पड़ती है, कहाँ की? रूस की। पुतिन साहब ने अपने लिए बिल्कुल यही किया, अपना कार्यकाल बढ़ा लिया अपनी पार्लियामेंट के थ्रू। एक और देश चीन, वहां भी यही हुआ। वहां के जो राष्ट्रपति हैं शी साहब, उन्होंने भी अपना कार्यकाल हमेशा के लिए बढ़ा लिया। और रूस, चीन और भारत एक बहुत बड़े गुट के मेंबर्स भी हैं, और वो गुट है ब्रिक्स। 5 देश हैं उसमें। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, रूस है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। हर देश अपनी तरह से एक टोटलिटेरियन राज्य है, टोटलिटेरियन शासन है, मतलब एक सख्त बड़े ताकत का शासन, और सब लंबे काल तक के लिए वहीं बने रहना चाहते हैं। तो ये चीज जब होती है तो डेमोक्रेसी की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती। विदाउट मेकिंग मच एफर्ट, डेमोक्रेटिक तरीके से ही टोटलिटेरियनिज्म, मतलब फासिज्म या एक तानाशाही शासन हासिल किया जा सकता है थ्रू द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे? अगर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सैक हो जाती है, इसी तरह से कोशिश होती रहती है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को सैक करने की। ये 2 बड़े राज्यों की गवर्नमेंट अगर सैक हो जाती हैं, ताकत रूलिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें भी विजय हो जाए। और उसकी विजय एक और वजह से भी जरूरी है। अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मेजोरिटी मिल जाए लेकिन राज्यसभा में नहीं मिले तो मुश्किल है, क्योंकि जिस दौरान जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, तो वहां से जो नुमाइंदगी के तौर पर राज्यसभा के मेंबर्स जाएंगे वेस्ट बंगाल से, वो लोग तो दे विल बी ऑब्लाइज्ड टू ममता। सो इफ द गवर्नमेंट of West Bengal comes in the hands of the central government indirectly, so that won't happen. What am I trying to say? This is a very devious play going on. क्योंकि आप लंबे काल के लिए कैसे बनेंगे? मान लीजिए वाकई आप बनना चाहते हैं, जो आपके लोग शोर मचाते रहते हैं कि आजीवन के लिए क्यों नहीं बन सकते वो हमारे शासक, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाएं वो। उसके लिए ज़रूरी है दोनों जो सदन हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके 2/3 से ऊपर की मेजॉरिटी से ही ये काम हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है राज्यसभा में जो मेंबर जाएंगे इन राज्यों से जहाँ पे इस वक्त
अपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं उन पर भी प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की, उसका नियंत्रण रहे। ये चेस बोर्ड का गेम है, लंबी चेस है, उसकी तैयारी है। वहीं आती है कश्मीर फाइल्स, डिवीजन, नफरत एक वर्ग के लिए, वो है मुस्लिम। क्योंकि वो नफरत जब फूटेगी तो हिंदू एक होंगे, और उसके लिए जरूरी है एक सेंस ऑफ फियर साइकोसिस शुरू करने के लिए इस्लाम के प्रति। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्रवण गर्ग, उनको मैंने सुना एक वीडियो में, जो कि सत्या एक वीडियो मैगजीन होती है उसमें डिस्कशन में थे। उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही। उन्होंने कही एक तरह का आतंक और डर का एटमॉस्फेयर फैलाने की कोशिश, जिससे हिंदू असुरक्षित हों और वो एक गुट में इसी गवर्नमेंट को वोट दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो बार बार जीतते रहे हैं। तो अगर अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए 2/3 से ऊपर की मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की चाहिए। तो उस अमेंडमेंट के बाद ही ये किया जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री है प्रेजेंटली, उसकी अवधि बढ़ जाए। तो कहीं उसके प्रति तो कोई चेस नहीं खेली जा रही है। और अगर ये वो चेस खेली जा रही है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, उस पर भी नजर डालना बड़ा जरूरी है। हाल ही में हमारे यूनियन के एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मिनिस्टर माने जाते हैं, इनफैक्ट हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिनिस्टर और सबसे अच्छे मिनिस्टर माने जाते हैं नितिन गडकरी साहब। रोड्स उनकी मिनिस्ट्री में आती है और रोड्स बहुत सक्सेसफुली बन रही हैं हिंदुस्तान में। नितिन गडकरी साहब ने पुणे के पास सांगली में एक स्पीच में, एक पब्लिक फंक्शन में एक अनोखी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कि वीक होती जा रही है, which is considered to be the main opposition party, उसे स्ट्रांग होना जरूरी है। कांग्रेस must make itself very strong again because we need a strong opposition। और कांग्रेस को हताश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी एक वक्त सिर्फ 2 ही एमपीज थे उसके पास, और वहां से उठकर के इतनी बड़ी पार्टी बनी। तो कांग्रेस को जुट जाना चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एक ऑल इंडिया उनका नजरिया नहीं है, वो कांग्रेस के ही पास है। और कांग्रेस के स्ट्रांग होने से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। ये क्या हुआ? बहुत ही बौखलाने वाली या बहुत ही एक तरह से कंफ्यूज करने वाली बात हुई कि इस गवर्नमेंट के इतने सीनियर मिनिस्टर ये बात कैसे कह रहे हैं। ये तो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जाती है एक तरह से। क्या ये सोची समझी कोई चाल है? अगेन चेस की चाल कि अपनी छवि ठीक की जाए किसी तरह से। ताकत तो अपने पास आनी है, पर छवि अच्छी बनाई जाए ताकि लोग ये नहीं समझें कि हम टोटलिटेरियन के रास्ते पे जा रहे हैं। तो हो सकता है ये प्रधानमंत्री की अंदरूनी एक मर्जी के साथ हो रहा हो, उनके पीठ पे हाथ रखने से हो रहा हो, या कुछ और भी मतलब निकल सकता है इसका। क्या इस का मतलब ये भी हो सकता है कि नितिन गडकरी साहब, जो कि बड़े सुलझे हुए मिनिस्टर हैं और वो आरएसएस के खास हैं, आरएसएस के बहुत नजदीक हैं, कहीं वो कोई और एक तरह के चेस बोर्ड पर एक गेम तो नहीं खेल रहे हैं हमारे आज के शासक प्रधानमंत्री जी को एक तरह कॉशन करने के लिए कि आप बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप जिस तरह से गवर्नमेंट गिराने की बात कर रहे हैं खतरनाक हो सकता है। या ये भी हो सकता है खुद आरएसएस को, जिसने मोदी जी को बढ़ाया, एक तरह की असुरक्षा का भाव पैदा हो गया हो कि ये शख्स तो हमसे, जो हमने जितना चाहा था उससे कहीं आगे निकल रहा है, हमारी अवेल नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर जरा लगाम कसी जाए।
इसलिए एक तरह का सांकेतिक वार्निंग है ये कि आपकी टांग अभी भी हम खींच सकते हैं। ये चेस तो जरूर है, किस तरह से किस तरफ से खेली जा रही है ये वक्त बताएगा। क्योंकि चेस के लिए, शतरंज के लिए माना जाता है कि शतरंज की चाल बहुत आगे की बात सोचकर चली जाती है। एक एक जो घर में अपना मोहरा आगे बढ़ाया जाता है वो सामने वाले को जीतने के लिए या गिराने के लिए नहीं होता, वो टेढ़ी चाल भी होती है, वो बहुत आगे के लिए होता है। तो कहीं नितिन गडकरी साहब की इस स्पीच के पीछे कोई गहरी बात तो नहीं है? क्योंकि कुछ तो है जो समझ नहीं आता, कुछ तो है जो आंखों को पच नहीं पा रहा है, ना कानों को पच पा रहा है। यूं भी आंख और कान के बीच में, एज आई ऑलवेज से, देयर इज 4 fingers difference, which is huge. We have to keep our eyes and ears open. Because as the Englishman said, don't trust the obvious. Trust only half of what you see and none of what you hear. जो दिखाई देता है उसको आधा विश्वास करें, और जो नहीं दिखाई देता है, सिर्फ सुनाई देता है, उसमें बिल्कुल नहीं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये गेम तो ज़रूर हो रहा है कि किसी तरह से कुछ सरकारों को गिराया जाए, पर इससे सिर्फ भारत का जो जन समुदाय है उसको खतरा है या किसी और को भी खतरा है? नितिन गडकरी साहब का इशारा किधर है ये वक्त बताएगा, लेकिन हम सबको उसका इंतज़ार रहेगा। आज इतना ही। Please share our videos, let us have your comments, and please subscribe to our channel. Thank you.